नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में 21 फरवरी बिहार बोर्ड क्लास 10th विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। दोस्तों इसी में से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। इसे आप ना एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और हर हालत में इस वीडियो को पूरा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि कल के एग्जाम में यानी कि विज्ञान के पेपर में आप लोग ना पूरा का पूरा सब्जेक्टिव लेकर आओ। वो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप हर हालत में एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप रिकॉर्डिंग वीडियो को देख रहे हैं ना तो 2x पर भी आप रिवीजन कर सकते हैं। इसको हल्के में मत लेना, नहीं तो पछतावा पड़ेगा बाद में, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से आप लोग इसे रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा भौतिक शास्त्र है यानी कि फिजिक्स है दोस्तों। लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना। पूछेगा दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक लघु उत्तरीय रहेगा फिजिक्स में, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको ना 2-2 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं दोस्तों। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम पाली द्वितीय पाली में जब टाइम मिलता है या फिर जो भी होता है हम मदद कर देते हैं क्वेश्चन का, तो आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि विज्ञान यानी कि आपका जो नंबर जुड़ता है उसका लास्ट पेपर है विज्ञान का। इसलिए जितना हो सके उतना मदद करेंगे। वीडियो को पूरा देखो और ग्रुप हर हालत में ज्वाइन करके रखना। ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। सुबह में और शाम में दोस्तों सोशल साइंस का पेपर भी हमने मदद किया था 20 मिनट पहले, है ना, 25 मिनट पहले। तो फिर भी मदद करेंगे, होगा तो जरूर करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। बाकी आप लोग ना जितना भी रिकॉर्डिंग वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। किसी दिन दोस्तों कभी घबरा जाता है पेपर, कभी नहीं घबराता है। अब हम लोग सोचेंगे एक ही दिन में पूरा पढ़ ले और पूरा लड़ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। तो इससे रिवीजन करिए। इसमें 25 क्वेश्चन है, इसमें से आपका पूरा लड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। इससे ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख लेता है और गाड़ी स्पष्ट रूप से चला लेता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता देते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका उत्तर होगा चूंकि अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात वहां कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होने का कारण ही आकाश वहां पर काला दिखाई देता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। तो दोस्तों उत्तल लेंस का मुख्य फोकस वह बिंदु है जो मुख्य अक्ष पर स्थित होता है और जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद अभिसरित यानी कि इकट्ठा होती है। इसे आमतौर पर F अक्षरों से दर्शाया जाता है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, एम्पियर की परिभाषा दे, यानी कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो लिखिएगा एम्पियर, जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर बराबर जूल पर सेकेंड होता है दोस्तों, जूल पर सेकेंड होता है। अगला हमारा है दोस्तों एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न, भी आप लोग याद कर लीजिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमारा है ना दोस्तों, फिजिक्स का ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, व्याख्या करें दोस्तों, है ना, व्याख्या करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर, तो लिखिएगा तार की लंबाई किसी चालक का तार का प्रतिरोध R तथा चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो R अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, L हो जाएगा। अतः तार की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अगला दोस्तों दूसरा नंबर, तार के क्षेत्रफल पर किसी तार का प्रतिरोध R तथा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल के हो जाएगा। अतः तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, अतः तार जितना ही पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। अब देखो तीसरा नंबर, तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तार के पदार्थ पर चालक का वैद्युत प्रतिरोध पदार्थ जिसका वह बना होता है
है ना, की प्रकृति पर निर्भर होता है। कुछ पदार्थों का निम्न प्रतिरोध होता है जबकि अन्य का उच्च प्रतिरोध होता है। उदाहरण में अगर देखिएगा, यदि हम कॉपर धातु और निक्रोम है ना, निक्रोम यानी कि नाइक्रोम मिश्र धातु के बराबर लंबाई और व्यास वाले दो समान तार लेते हैं, हम पाएंगे कि निक्रोम है ना, नाइक्रोम तार का प्रतिरोध कॉपर तार के प्रतिरोध के लगभग 60 गुना अधिक है। यह दर्शाता है कि चालक का प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर भी निर्भर होता है, ठीक है ना। और अगला चौथा नंबर इसका लास्ट है ना, तो तार के ताप पर यानी कि तार के टेम्परेचर पर, तार के ताप पर यह पाया गया है कि ताप बढ़ने पर सभी विशुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ता है और ताप कम करने पर घटता है, परंतु मैग्नीन, कांस्टेंटन और नाइक्रोम के समान मिश्र धातुओं का प्रतिरोध तार से प्रायः अप्रभावित रहता है। तो ये हमारा चौथा हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम आपको केमिस्ट्री का बताने वाले हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री का आप लोग याद करिए, रासायनिक समीकरण क्या फायदे हैं, रासायनिक समीकरण के क्या फायदे हैं, इसका आंसर हमको लिखना है। तो रासायनिक समीकरण के कई फायदे हैं, जैसे यह रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से दर्शाता है, अभिकारकों और उत्पादों की मात्राओं यानी कि मोल्स और द्रव्यमान की गणना में मदद करता है, और यह पदार्थ की भौतिक अवस्था को इंगित करता है। ये समीकरण अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे तापमान, दाब और उत्प्रेरक के बारे में भी जानकारी देता है। तो ये हम लोग लिख देंगे केमिस्ट्री का पहला नंबर प्रश्न में। और दूसरा नंबर प्रश्न हमारा दोस्तों केमिस्ट्री का, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है। रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों। तो देखिएगा आप लोग, रोटी और केक को फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है ना, जिससे मिश्रण में बुलबुले बनते हैं और जो आटे को हल्का और स्पंजी बनाता है। यह रासायनिक क्रिया के माध्यम से होता है और इसके बिना बैक्स सामान भारी और सख्त रह जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर। अगला तीसरा नंबर दोस्तों, तीसरा नंबर, सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और यह कैसे बनते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। यह तब बनते हैं जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों के युग्म को साझा करके एक स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी कि अष्टक प्राप्त करते हैं, तब दोस्तों इसकी निर्माण होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका चौथा नंबर कि आवर्त सारणी के लघु एवं दीर्घ आवर्तों की संख्या कितनी होती है। तो लिखेंगे, आवर्त सारणी में 2 लघु यानी कि द्वितीय और तृतीय 2 लघु आवर्त होते हैं, जिसका नाम है द्वितीय और तृतीय, और 5 दीर्घ आवर्त होते हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। द्वितीय तृतीय आवर्त के लघु आवर्त कहा जाता है क्योंकि उनमें तत्वों की संख्या कम होती है, जबकि चौथे से सातवें आवर्तों को दीर्घ आवर्त कहा जाता है क्योंकि उसमें 18 या अधिक तत्व होते हैं। तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 4 नंबर का उत्तर। 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। दीर्घोत्तरीय मेडलीव के आवर्त सारणी से क्या लाभ है। मेडलीव के आवर्त सारणी से क्या लाभ है, तो आंसर लिखेंगे, मेडलीव के आवर्त सारणी के प्रमुख लाभ है दोस्तों। पहला, तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन, है ना। इसने समान गुण वाले तत्वों को एक साथ समूहित करके तत्वों के अध्ययन को सरल और व्यवस्थित बनाया। दूसरा, नए तत्वों की भविष्यवाणी। मेडलीव ने सारणी में खाली स्थान छोड़कर भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी की, जैसे कि एक बोरान यानी कि स्कैंडियम, एक एल्युमिनियम गैलियम, है ना, एल्यूमिनियम और गैलियम, और एक है ना सिलिकॉन यानी कि जर्मेनियम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें आगे परमाणु भारों का शुद्धिकरण। इस सारणी ने कुछ तत्वों के परमाणु भार को सही क्रम में सही करने में मदद की जो उनके गुणों के आधार पर आवश्यक था। उदाहरण के लिए बेरिलियम के परमाणु भार को 13.5 से 9.0 सुधार कर किया गया। अनुसंधान में सहायता, यह एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान करती है जिससे कि रासायनिक अनुसंधान और नए तत्वों के संश्लेषण को सुविधाजनक बनाया। अक्रिय गैसों का स्थान, ठीक है ना, अक्रिय गैसों का स्थान,
देखिएगा जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो उन्हें सारणी को बिगाड़े बिना समूह शून्य में जगह दी गई। ठीक है, तो ये हमारा केमिस्ट्री का प्रश्न हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम आपको बायोलॉजी का बताते हैं। बायोलॉजी का दोस्तों देखिएगा, श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर लिखे। तो दोस्तों पहला अंतर देखिए, शरीर श्वसन, इधर श्वसन हो गया दोस्तों और इधर आपका दहन हो गया। ठीक है देखिए, श्वसन के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन में जलता है तो उसे दहन कहते हैं। और दूसरा अंतर, इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, इसमें ऊष्मा तथा प्रकाश की उत्पत्ति होती है। ये दूसरा अंतर हो गया। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा अंतर हो गया, दोनों का दो दो अंतर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विषमपोषी है ना, विषमपोषी से आप क्या समझते हैं? विषमपोषी से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर लिखिएगा, वैसे जीव जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। मतलब कि विषमपोषी पोषण ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। सभी जंतु, जीवाणु एवं कवक विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, विषमपोषी कहलाते हैं। अगला दोस्तों, लसिका क्या है? इसके कार्य का वर्णन करें। लसिका क्या है दोस्तों? इसके कार्य का आपको क्या करना है? वर्णन करना है दोस्तों। ठीक है ना, लसिका। ठीक है, लसिका एक प्रकार का वर्णहीन द्रव है जो उत्कों के बीच में स्थित होता है। इसका बहाव ही दिशा में उत्कों से हृदय की ओर होता है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है ना इसमें दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है, WBC पाई जाती है। ठीक है ना, और कार्य दोस्तों देखिए, यह प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है। यह भी टूटे फूटे एवं नष्ट कोशिकाओं को भक्षण करता है। यह घाव में हुए गाढ़े हुए जख्मों को भरने में मदद करता है दोस्तों, है ना। जब घाव होता है तो गड्ढा जैसा हो जाता है तो उसको भरने में दोस्तों ये काफ़ी लसिका मदद करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर आपका, कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सक इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? तो आंसर लिखेंगे, मधुमेह के कुछ रोगियों का इलाज इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जाता है क्योंकि उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता है या वह इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। चूँकि इंसुलिन पाचन के दौरान नष्ट हो जाता है, इसे इंजेक्शन के माध्यम से सीधे रक्त प्रवाह में पहुंचाना पड़ता है, इसलिए दोस्तों इंजेक्शन दिया जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ये उत्तर हो गया। अगला आपका क्वेश्चन दोस्तों 5वां नंबर, ये 100% आपका ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसे आप जरूर पढ़कर जरूर जाइएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बायोलॉजी का। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे की जाती है समझाइए। तो देखिए, जीवधारियों के नर अथवा मादा रूप का निर्धारण या किसी जीवधारी में नर अथवा मादा लिंग का निर्धारण करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। व्यापक तौर पर लिंग निर्धारण 3 प्रकार का होता है। लिंग निर्धारण दोस्तों 3 प्रकार का होता है। पहला पर्यावरणीय, अनुवांशिकी और गुणसूत्र आधारित, ये 3 प्रकार का होता है। तो दोस्तों ए नंबर में आप लोग लिखिएगा, गुणसूत्र आधारित लिंग निर्धारण क्या होता है? मतलब गुणसूत्र आधारित लिंग निर्धारण क्या होता है? तो गुणसूत्र सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं और अलग अलग जाति के जीवधारियों में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। ठीक है ना, तो ये आपको बीच में फिगर बना लेना है क्योंकि दोस्तों ये नर और ये मादा हो गया। ठीक है, ये नर हो गया, मादा हो गया। अगर दोस्तों नर से X आएगा और इधर मादा से भी X आएगा तो यहाँ पर लड़की पैदा होगी। ठीक है ना, अगर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर आप याद रखिएगा, अगर यहाँ से X फिर से आएगा और यहाँ से भी X ही आएगा तो फिर क्या पैदा होगा? तो लड़की पैदा होगी। अगर इधर से Y और इधर से दोस्तों X आता है, ठीक है ना, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, है ना, अगर इधर से X आता है और इधर से Y आता है और इधर से X आता है तो लड़का, और इधर से X आता है फिर इधर से Y आता है तो लड़का पैदा होगा। यानी कि दोस्तों X ये हो गया हमारा, ये पुरुष हो गया। ठीक है, ये पुरुष हो गया, ये पुरुष, और ये महिला हो गया, ये दोस्तों महिला हो गया। तो आपको पता है महिला में XX होता है और पुरुष में XY होता है। दोस्तों महिला कभी भी X ही देती है और पुरुष अगर X देगा
तो ये एक्स और ये एक्स मिलकर लड़की बनाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों पुरुष वाई देता है तो महिला तो हमेशा एक्स ही देती है, तो ये वाई और ये एक्स दोनों मिलकर एक्स और वाई होगा, और एक्स और वाई मिलकर लड़का का जन्म होता है, तो लड़का वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों है पुरुष के अंदर पाए जाने वाले कुल 23 जोड़े गुणसूत्र 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, इन्हें XX गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। शेष एक जोड़ी गुणसूत्र आपस में असमान होते हैं और उन्हें XY गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है ना, पुरुष के शुक्राणु में सामान्य कोशिका की अपेक्षा अधिक आधी संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी लिखना है, अर्थात केवल 23 गुणसूत्र स्त्री के अंदर 22 गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, उसके लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, अर्थात XX जब पुरुष के वृषण की कोशिकाओं विभाजित होकर शुक्राणुओं को उत्पन्न करती है तब लिंग गुणसूत्र की जोड़ी टूटती है, X और Y गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। आधे शुक्राणुओं में X गुणसूत्र पहुंचता है और शेष शुक्राणुओं में Y गुणसूत्र पहुंचता है। स्त्री के अंडाशय में पुरुष की ही तरह सामान्य कोशिका की अपेक्षा आधी संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात कुल 23 गुणसूत्र है ना। अंड कोशिकाएं अंडाणुओं को उत्पन्न करती है, परंतु सभी अंडाणुओं को में केवल X गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है ना, और ये आप लोग और इसमें लिखना है निषेचन के समय वह पूर्णतः अवसर पर निर्भर करता है ना, निर्भर करता है कि कौन सा शुक्राणु X अथवा Y अंडाणु को निषेचित करेगा। यदि X शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो बच्चे का लिंग नर यानी कि X और Y होगा, परंतु यदि Y शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो उसमें विकसित बच्चे का लिंग मादा यानी कि लड़की यानी कि XX होगा, है ना। दोस्तों यहाँ पर आप लोग इतना ही केवल लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये लिखिएगा और ये फिगर बना दीजिएगा, नीचे ये लिख दीजिएगा, बस इतना ही छोड़ दीजिएगा, आगे आपको ये 2 पेज नहीं लिखना है। ठीक है, उतना में ही आपका हो जाएगा पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।